मुझे टेम्पररी और परमानेंट कॉन्फिडेंस के बीच में अंतर समझ में आया। मुझे लगता था कि जो टेम्पररी कॉन्फिडेंस है वही परमानेंट है, तो उसके बीच में अंतर समझ में आया। मैंने कल सबसे बड़ी बात ये सीखी कि जिस चीज को हम समझते हैं कि ये हमें कॉन्फिडेंस लाएगी, वो परमानेंट कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक टेम्पररी है। जैसे कोई हम पे शक नहीं कर रहा है तो हम पे कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने यही सीखा कि परमानेंट कॉन्फिडेंस अलग है और टेम्पररी अलग है। मेरे को दो बातें बहुत अच्छी लगी। पहली तो वो मोबाइल वाली बातें जो पेरेंट्स हमको खुद देते हैं, फिर जैसा बोलते हैं कि शक करते हैं, वो शक नहीं है, वो उनकी चिंता है जो मेरे को समझ में आई। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कई बार कि मेरा भी पूछता है किसका मैसेज था, किसका कॉल था। और दूसरी बात जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली और कॉन्फिडेंस वाली है, काफी मैंने कुछ बहुत पढ़ती थी, बहुत लिखती थी, बहुत कुछ मैंने सीखा था लाइफ से, बहुत सारे सीवी अटेंड किए थे, पर वास्तव में ये चीज कल यहाँ आके मुझे पता चली कि परमानेंट कॉन्फिडेंस क्या होता है। मुझे ये जानने को मिला कि कहाँ से प्रॉब्लम है। मुझे मेरी जो समस्याएं हैं वो सामने आई, तो आगे के समय में शायद उसे मैं पूरा कर पाऊँ, यही इच्छा है। कल की मेरी उपलब्धि ये रही कि मुझे समझ में आया कि हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे जा सकता है, मैं क्या क्या सोच सकता हूँ। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, कल मैं इतना बात नहीं कर पा रहा था, आज मैं कर पा रहा हूँ। बस नॉर्मली हम लोग ये सब सोचते नहीं थे अभी पूरी अपनी जिंदगी में। ये सब बातें पता तो है, पर जैसे ध्यान कुछ चीजों पे जाने लगा है अब। जैसे ईगो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात थी। लोग ज्यादातर मेरे को बोलते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट है, और कोई भी काम करती हूँ तो लोग ऐसे ही कि हाँ कर लेती है, कॉन्फिडेंटली करती है, कहाँ से आता है ऐसा वैसा। लेकिन जब भी मैं कुछ करने के लिए रहती हूँ, लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर वो जो हिलने डुलने वाला पोर्शन है ना, वो मेरा भी बहुत ज्यादा रहता है। कल मुझे यहाँ पे ये पता चला कि मैं अपनी स्किल्स को अपनी परमानेंट कॉन्फिडेंस समझती थी। दो चीज जो सर बोले तो पहली तो सूत्र थी कि जो जिसके पास जो होगा वो दूसरों को बांटेगा। जैसे कि मेरे पास कंफ्यूजन है तो मैं सबको कंफ्यूजन बांटता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है। मेरी दीदी 11th तक उनके बहुत अच्छे परसेंट आए, बट 12th में जाके बहुत ठीक नहीं हुआ। तो लेकिन और मुझे भी लगता है कि अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो मेरे फ्यूचर की चिंता तो सबको होती है, तो उससे मुक्त कैसे हूँ। मुझे एक कंफ्यूजन है कि हम सीख रहे हैं कि हमको करना क्या है, बट हाउ टू डू प्रोसेस क्या होगा वो हमको नहीं पता चल रहा है। मेरा भी वही एक क्वेश्चन है कि कैसे भविष्य की चिंता दूर हो, और कुछ बातें होती हैं जो चाहकर भी हम नहीं भूल पाते, तो उनको कैसे मतलब हमेशा के लिए क्या भुलाया जा सकता है। 24 दिसंबर 2010 4:17 में जीवन में कभी नहीं भूल सकती, जब मुझे ज्ञान हुआ कि भूतकाल की पीड़ा और वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता में इतनी किताबें पढ़ चुकी, इतने लोगों से मिल चुकी, इतने बच्चों को पढ़ा चुकी, लेकिन मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। मेरे भी करने के मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आज के व्यक्तित्व, हर व्यक्तित्व की आवश्यक बातें हैं। जैसे ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की बात है, रटना नहीं है, समझना है, कंपेयर नहीं कम्पीट करना है। ऐसी कई बातें मैं यहाँ बैठकर बहुत चिंतन मनन के साथ उसको ग्रहण करने की कोशिश की। धन्यवाद। एक तो कल इफेक्टिवली इतनी बात हुई, उसमें आप लोगों ने जो शेयर किया उसमें से काफी सारा क्लियर मैसेज आप तक पहुंचा है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मेरे को वो एक कहानी याद आ रही थी कि कहानी नहीं, घटनाएं हैं, घटी घटनाएं हैं। आदमी का बच्चा इसलिए दो पैर पे खड़ा होकर चल पाता है क्योंकि उसके आसपास कोई दो पैर से चलता होता है। मानव का बच्चा, संतान, हम सभी इसलिए किसी भाषा को बोल पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास कोई किसी भाषा को बोलता है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां बच्चे पैदा हुए, उनको कोई जंगली पशु उठा के ले गया ना, लक्कड़ भग्गा या और कोई चीज, और वो उन्हीं के बीच में मरा नहीं, जिया। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो चार पैर से ही चलता है, और वो किसी पशु जैसा ही, जो पशु उसके आसपास होता है लगभग उसके जैसी आवाज निकालता है। ऐसी घटी घटनाएं हमने देखी। तो अब वो कहानी बिल्कुल ऐसा भी लगता है कि जैसे हम सब कुछ ऐसी ही स्थिति में, जिंदगी हमारे सामने आया ही नहीं है। जो अधूरी जिंदगी हमारे सामने आई
उस सब को हम सब बोल रहे हैं, उसी को पूरा मान के जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरा नहीं है ना, हमारे मान लेने से कुछ पूरा हो नहीं जाता है। प्रकृति का अपना नियम है, प्यास पानी से ही बुझेगा। दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, कोई भी लिक्विड और दूसरा पी लीजिए, प्यास नहीं बुझता है। तो प्रकृति के अपने नियम हैं, हमारे मान लेने से दुनिया बदल नहीं जाती है। हमारे मान लेने से हम विश्वास को कुछ भी मान लें वो बदल नहीं जाता है, हम खुशी को कुछ भी मान लें वो बदल नहीं जाता है। हम जिंदगी को कैसे भी देखना शुरू करें वो जैसा है वैसा ही रहती है ना, उसको हम जैसा है वैसा समझ पाएंगे तो कुछ हो पाएगा। कल भी हमने चर्चा की थी, हमने दुख अपनों से पाया है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो इन सारी चीजों में वो हमको पॉइंट, कल कम से कम इतनी सूचना आपके सामने पहुंच पा रही है कि कोई चीज है जो बिल्कुल मिसिंग है, जिसका इमेजिनेशन भी हमारे पास नहीं है, जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा भी हमारे पास नहीं है। मैंने कल भी कहा, आज फिर से कह रहा हूं, विश्वास हम सबको स्थायी चाहिए, परमानेंट चाहिए। एक परमानेंट विश्वास को आप कोई एक फीलिंग शेयर कर दो कि हाँ ये परमानेंट हो सकता है, ऐसा हमारे पास एक एग्जाम्पल भी नहीं मिलेगा, जबकि हम सबको चाहिए, है ना। सारा मॉडर्न एजुकेशन के बावजूद, सारा हाईएस्ट पद के बावजूद, सारा हाईएस्ट पैसे के बावजूद, है ना, हम कुछ भी कर डाले, ये सब मिलके भी उस सबको नहीं छूता है जो हमको चाहिए। कोई चीज है जो मिसिंग है, इसमें हमारी आपकी गलती नहीं है। जैसा सिस्टम हमको उपलब्ध था, जैसा समाज, जैसा एजुकेशन उपलब्ध था, वो हमको मिल रहा था। तो आज कल आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग किया कि विश्वास की बात हुई, लेकिन विश्वास तो समझ में नहीं आया। कल की सारी शेयरिंग इतनी ही थी कि हमको ये पता चल जाए कि कोई चीज है, वो मेरी जरूरत है और वो मिसिंग है। तो इसको आप क्लियरली पहचान पाए, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र। दूसरा, में से काफी लोगों ने चिंता व्यक्त की, कर पर्सनली भी कुछ लोगों ने मेरे से शेयर किया कि भविष्य की चिंता को छोड़ देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम सारी जितनी भी प्लानिंग करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, वो कोई चिंता से जुड़ा हुआ होता है ना। हम कोई, हमारी कोई, दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बच्चों की यदि अभी बैठ के, हाँ एक और बात कहना चाहता हूं कि कुछ स्कूल से टीचर्स भी आए हैं, उन्हीं स्कूल से बच्चे भी आए हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी आपकी स्कूल एक्टिविटी का बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं है अभी फिलहाल। तो इससे कोई मार्क्स जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी बच्चा यहाँ कुछ भी शेयर करता है, उसका किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इंप्रेशन स्कूल में नहीं जाएगा, ऐसा हम सुनिश्चित करें। बच्चों के मन में ऐसा बिल्कुल नहीं रहे कि यहाँ हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे टीचर सुन रहे हैं, और जब हम लौट के स्कूल में जाएंगे तो हमको कुछ सुनना पड़ेगा। इसलिए हमने ये आपको जब स्कूल्स में इनवाइट किया था तो ये कोशिश की थी कि जिन स्कूल से बच्चे आए उनके टीचर्स ना आए, जिनके टीचर्स आए तो उनके बच्चे ना आए, ऐसा हमने सोचा था, ऐसा कन्वे भी किया था स्कूल्स में ना। फिर भी स्कूल की तरफ से जब बच्चे आ रहे हैं तो स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक टीचर स्कूल की तरफ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में है, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आप, हम और आप मित्र के रूप में हैं, स्टूडेंट्स और टीचर के रूप में ना होके हम तो ये कहेंगे हम सभी अभिभावक के रूप में हैं, मित्र के रूप में हैं, दोस्त के रूप में हैं। तो जो दिल में आएगा, जैसा हम फील करते हैं, यदि यहाँ भी शेयर नहीं कर सके तो दुनिया में कोई मंच नहीं है जहां हम अपने दिल की बात कह पाएंगे। तो मैं सभी अपने मित्रों से, सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, एक तो ये कि आपके मन में कुछ भी आता है वो इस मंच का वो यहाँ से रिलेटेड है ना। ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि कोई आपके स्कूल के सिलेबस के बारे कोई बात हो रही है। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन उठता है, बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हम सभा में शेयर करें कि नहीं करें, आप अकेले में शेयर कर दीजिए, मैं उसको अपने तरीके से सभा में शामिल कर लूंगा, है ना। लेकिन ये सारा आयोजन ना तो ये पैसे से मोटिवेटेड है, ना तो हमको आपके स्कूल से कोई पैसा लेना है, ना आपसे कोई पैसा लेना है। इसलिए जो आपके स्कूल ने पूछा कि क्या बच्चों की फीस आपके यहाँ जाने के लिए रहेगी, हमने वो भी कहा कि कोई फीस नहीं रहेगी। हमारा सामान्यतः जितने शिविर चलते हैं सभी परिवार विधि से चलते हैं, उसमें अपेक्षा इतनी ही रहती है कि जो लोग आते हैं कम से कम अपना भोजन व्यय ले लें, क्योंकि हम कहीं से कोई फंडिंग नहीं लेते। समाज का कोई दान चंदा, सरकार का कोई फंडिंग, कोई इंटरनेशनल फंडिंग, किसी भी सामाजिक संस्थाओं से किसी तरह की फंडिंग, कोई फंडिंग नहीं। जो परिवार इसमें लगे हैं वो अपने खुशी के लिए मिलकर इस तरह के आयोजन करते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमको अच्छा लगता है। लोग छुट्टियां होती हैं, लोग गोवा जाते हैं, हम लोग भी 7 दिन के लिए बढ़िया अपना गोवा मनाते हैं, क्या बुरा। खुशी मनाने का तरीका है। या पिक्चर देखने जाते हो, पैसा खर्चा करते हो, अपना समय लगाते हो, हम भी अपना समय लगाते हैं, कुछ जितना हमारी स्थिति है उतना हम भी उसमें खर्च कर लेते हैं, हमको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं ना। आप पे कोई एहसान है ना। तो मैं सोचता हूँ कि ये मंच काफी
साफ सुथरा है, पारिवारिक है, और हम बहुत चाहे उम्र में आप छोटे हैं या बड़े हैं, तो शरीर ही उम्र में छोटा होता है, बड़ा होता है। वो जो अंदर बोलता है वो तो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, या तो समझदार होता है ना समझ होता है। शरीर छोटा होता है या शरीर बड़ा होता है। आदमी या तो समझदार होता है या तो ना समझ होता है। एक 80 साल का व्यक्ति बहुत ना समझ हो सकता है, एक 20 साल का व्यक्ति बहुत समझदार हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, इसकी पूरी संभावना। और यही कॉन्फ्लिक्ट है। किसी उम्र में बच्चों को लगता है कि माँ बाप जो कह रहे हैं वो अधूरा है, माँ बाप को लग रहा होता है कि हम जो कह रहे हैं ये पूरा है। यही कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हमारे पास कोई एक पैमाना नहीं है। जैसे 2 + 2 4 होता है, इसमें हमको किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें हम सबकी सहमति है। 2 + 2 4 होता है। लेकिन जब समझ की बात आती है तो आपको लगता है कि नहीं, मैं ठीक सोच रही हूँ, मम्मी ठीक नहीं सोच रही, या मैं ठीक सोच रहा हूँ, टीचर ठीक नहीं सोच रहा है, या मैं ठीक सोच रहा हूँ, मेरा सबऑर्डिनेट या मेरे साथ में ऑफिस में काम करने वाला, मेरे टीम में काम करने वाला ठीक नहीं सोच रहा है। तो सोच को लेके हमारे पास कोई यूनिवर्सल ग्राउंड नहीं है, कोई यूनिवर्सल पैरामीटर्स नहीं है। जिस तरह से पैरामीटर्स 2 + 2 4 होता है, इसमें हमारा कोई द्वंद नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। इस तरह का हो सकता है कि नहीं हो सकता। सही गलत का कोई यूनिवर्सल आधार, कोई यूनिवर्सल मापदंड हो, या सबका सही गलत अपना अपना हो? अभी कैसा है? अपना अपना है। एक छत के नीचे रहते हैं हम, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, जो भी जिस भी रिलेशन में है। जो मेरे को ठीक लगता है वो आपको ठीक नहीं लगता है, जो आपको ठीक लगता है वो मेरे को ठीक नहीं लगता है। और एक छत के नीचे रहना है, और 30 साल 40 साल 50 साल रहना है, बढ़िया खूब झेलना है, खूब झेलाना है। तो 3 तरीके का जीना होता है, 3 डिजाइन है जीने का। एक मॉडल है करते हुए झेलना, झेलते हुए करना, और सबको झिलाना। एक मॉडल ऐसा है, करते हुए झेलना, झेलते हुए करना। जैसे उसने, हमारी एक बहन ने बहुत साफ सुथरा कहा कि दूसरे मानते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। सब अधिकांश लोग के साथ आपको मिलेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहता है। कोई थोड़ा सा आपसे ठीक, जैसे सामने आपकी बोल देना, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा काम। 7 दिन में आप सभी ऐसे बोलेंगे, कोई खास बात नहीं। आप में से मैक्सिमम आप पाएंगे कि आप इन 7 दिनों में बहुत एक नेचुरल शेयरिंग कर रहे होंगे, और उसकी क्वालिटी कैसी होगी ये आपको कोई पहले बोलता हुआ देखेगा और अभी बोलता हुआ देखेगा, तो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। तो जब हमारे पास कुछ नेचुरल होता है तो ही हम नेचुरल होते हैं। ये उधारी का माल उधारी का ही रहता है। अभी हमारा मैक्सिमम माल उधारी का है। हमारा लाइफस्टाइल हम नहीं तय करते हैं हमारे कपड़े कैसे हों, और बॉम्बे में बैठा कोई फैशन डिजाइनर तय कर देता है। फैशन डिजाइन वो आजकल वो चलते हैं ना, रैंप पे चलते हैं। हर मोहल्ला अपना अपना वो करना चाहिए, क्या वो कैटवॉक। हर मोहल्ले में एक रैंप लगाना चाहिए, हर मोहल्ले की सारी लड़कियां इकट्ठे हो जाएं और सब उस पे चले। कैसा लगेगा? हर गांव में ऐसे। तो कुछ मूर्ख लोग हैं जिनका अकल का दिवाला निकला हुआ है ना। रातों रात मैं सोचता हूँ पुराने कपड़े चले कहाँ जाते हैं। अभी ये स्लैक्स वाला फैशन आया है ना, अचानक पुराने सारे कपड़े गायब हो गए। इतने सारे कपड़े कहाँ चले गए होंगे। ठीक, वो कभी फटी हुई जीन्स आ जाती है ना। अच्छा, घर में कोई फटी हुई हो ना तो एक दिन नहीं पहनोगे, वो बाजार से फटी हुई लाके पहनोगे। अपना ये अक्ल का दिवालापन निकला हुआ है कि नहीं निकला। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्या पहना, आपने जो पहना समझ के पहना। मैंने इसलिए पहना कि मेरे को ये पहनना ठीक लगता है, ये कलर मुझको अच्छा लगता है। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहे कि पड़ोसी के हाथ में रहे? अपने हाथ में रहे। हमारा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में। हम क्या पहनेंगे बाजार तय करेगा। खैर, ऐसी बहुत सारी सब कुछ हमारे बीच में हो रहा है। इससे कुल मिला के इतना ही हुआ है कि वो अंदर का तो हिलता डुलता रहता है, वो स्थिर नहीं होता। आप फटा पहने कि मत पहने कि क्या पहने, आप तय कर लो। कुछ भी करो, वो भीतर वाला तो हिलना डुलना नहीं चाहिए।
आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, फ्रेंच में बोलो, मराठी में बोलो, छत्तीसगढ़ी में बोलो, है ना। जैसे ये भी एक बात आ रही है कि भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो कैसा होगा। चिंता करके ही प्लानिंग करना होता है कि कोई क्लैरिटी के साथ भी प्लानिंग करना होता है? क्लैरिटी के साथ भी प्लानिंग करना होता है। चिंता करके तो ऐसी दम आपका निकला हुआ आधा, तो क्या प्लानिंग करोगे, है ना। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है, जैसे आपको अपने छोटे भाई को पढ़ाना है, तो आप चिंता करके प्लानिंग करते हो कि आप कॉन्फिडेंट होते हो, उत्साह के साथ होते हो, और भाई को आगे बढ़ाना है, इसलिए मेरे को उसको सहयोग देना है, इसलिए मैं करता हूं। अच्छा करते हो कि खराब करते हो? अच्छा करते हो। तो सारा भविष्य के लिए भविष्य की चिंता जरूरी नहीं। ये बात काफी बार बार उठ के आती है, तो इसको अभी ब्रीफ में कह रहा हूं, फिर विस्तार से इस पे बात करेंगे। जब हम वर्तमान में नहीं जी रहे होते हैं तो भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता के साथ होता है। बात आप तक ठीक से पहुंच रही है? जब मैं वर्तमान में ठीक से नहीं जी पाता हूं तो मैं भूत में जीता हूं या मैं भविष्य में जीता हूं? भूत में भी क्या है? भूत की पीड़ाएं हैं। भूत की पीड़ा का रिफ्लेक्शन भविष्य की चिंता के रूप में पड़ा रहता है। भूत की पीड़ा का ही एक्सटेंशन वर्तमान में विरोध के रूप में पड़ा रहता है। ये बना ही रहेगा। कैसे ठीक होगा? ये बोलने से ठीक होने वाला नहीं है। अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी चिंता रहेगा ही, निश्चिंत रहिए। जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, वो क्लैरिटी बनेगा कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। इस 7 दिन में भी हैंडल नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि इसको हैंडल करने का क्या तरीका हो सकता है। तो कल ये बात हो रही थी कि अभी का जैसा समाज है, क्या इसमें भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकते हैं? मुश्किल है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि बाहर इतना बुरा नहीं घट रहा है 24 घंटे जितनी आप चिंता कर रहे थे। जैसे बच्चा स्कूल से आता है 2:30 बजे और हो गया 2:40, तो मां का तो पूरा ही प्लेटफॉर्म हिल डुल जाता है। उसको बस पलटी हुई दिखाई देने लगती है, लड़ लिया होगा किसी से, है ना, क्या हो गया होगा, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ। बच्चा इतने में बहुत परेशान हो जाता है कि आधा घंटे तो इंतजार करो ना। उसके 4 दोस्तों के पास फोन चला जाता है, उसको लगता है यार तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं यार, एकदम इतना चिंता करते हैं, वो उसको टॉन्ट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा बहुत कुछ होते रहता है। तो इतनी दुर्घटना भी नहीं घट रही है जितना आप चिंतित हो रहे हैं। तो ज्यादा पार्ट आप में स्वयं में विश्वास में कमी, तो माँ बाप का, टीचर्स का स्वयं में विश्वास में कमी, जो अपने में इनसिक्योरिटी है, उसका बार बार प्रतिक्रिया बच्चा झेलता है। और जब आप कोई सही चिंता भी करते हो वो उससे उकता गया है। अब जो आप सही भी रखते हो आप उसको सुनना नहीं चाहते। तो मैं कह रहा हूं कि इतना बुरा भी नहीं हो रहा है। तो 95% पार्ट वो है जो आपकी आउट ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटी है। इतना दुर्घटना नहीं घट रहा। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप जा रहे थे और एकदम बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई? और रोज घट जाती है। रोड पे जा रहे हो, कोई थप्पड़ मार के निकल गया, पूछा भी नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता। किसी बात को लेके, अगर किसी भी टॉपिक को लेके अगर पॉइंट आउट करके पर्टिकुलरली पेरेंट्स या घर के कोई बड़े कह रहे हैं किसी बात को, और हमें पता है हमने वैसा कुछ किया नहीं, हम सही कर रहे हैं, तो उस चीज में हम असमर्थ हैं कि हम अपने बड़ों को समझा नहीं पा रहे हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या वो हम पे विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इसमें गलती हम दोनों की है या किसी एक तरफ की है? देखिए, पहला पार्ट तो मेरा अपना ही होता है। जैसे यदि मैं मेरी कहूं, तो मैं शुरू से मेरे पेरेंट्स से अलग रहा, कभी चाचा चाची के पास रहा, कभी हॉस्टल्स में रहा, और मेरे को समझ में आ गया कि विश्वास बड़ी चीज होती है। तो यदि मैंने मेरे पेरेंट्स का विश्वास अर्जित किया है, वो भी थोड़ा सा बॉयज एंड गर्ल्स में समाज के कारण वो फर्क आता है ना, और वो जायज है। तो मेरे प्रति ये विश्वास है मेरे घर में कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। जैसे एक परिवार में 2 भाइयों के साथ माँ बाप का व्यवहार एक जैसा नहीं रहता है। एक पे विश्वास ज्यादा करते हैं, एक पे कम करते हैं। उसी बात के लिए एक को टोकेंगे, एक को नहीं टोकेंगे, ऐसा होता है। तो एक तो पार्ट मेरा अपना है जिसमें कि मैंने मुझको ये समझ में आ गया। ऐसा जैसे अभी आप में से बहुत लोगों ने कहा कि हमको भी सोचना, अभी तक हमको लगता है कि हमको नहीं सोचना है। अभी अधिकांश आप में से अधिकांश को लगता है कि ये पढ़ाई लिखाई माँ बाप का हेडेक है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनी है। वही 24 घंटे बोलते रहते हैं पढ़ पढ़ पढ़। मेरे को कभी मेरे ऊपर नहीं आया कि हाँ कोई ये मेरी चीज। जैसे माँ बाप
माएं स्पेशली यदि कहें तो उनको लगता है कि वो नहीं खिलाएंगे तो बच्चा नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा। इसलिए उसके खाने के पहले, उसको भूख लगने के पहले ही उसको डंप यार्ड की तरह भरना शुरू कर देते हैं, है ना। अब बच्चे को भूख लगी नहीं कभी आज तक ठीक से, उसने भूख को फील किया ही नहीं है, तो वो कभी खाने के प्रति जिम्मेदार हुआ नहीं। ऐसा परिवारों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बहुत सारी माओं को लगता है कि यदि वो बच्चे को अपने हाथ से नहीं खिलाएंगी तो पेट भर के नहीं खाएगा, और इतना ज्यादा प्यार है बच्चे के प्रति कि वो 4 साल में 16 साल का हो जाए। सारा प्यार तो खाने में जाएगा, ठीक। अब उसको भूख लगने के पहले उपलब्ध करा दिया जाता है बार बार, तो भूख कैसी होती है, भूख लगने से खाने का तृप्ति कैसा होता है, इस बच्चे को पता ही नहीं चल रहा। तो खाने के पहले उपलब्ध हो रहा है, इसलिए वो खाना कभी मांगता भी नहीं है, तो बोल के मांगता भी नहीं है, इसलिए वो खाने के प्रति कभी जिम्मेदार नहीं हुआ। ऐसा हो रहा है। उसी तरह से बच्चा पढ़ने के प्रति कभी जिम्मेदार नहीं हुआ है। क्यों? वो इतना पहले से ही कैसे चर्चा करके उसको उसके फ्यूचर के प्रति, जैसे अभी इन 7 दिनों में कम से कम आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। यदि ये एनवायरनमेंट आपको कंटिन्यूटी में मिल जाता है तो धीरे धीरे आप क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी भी जो चीज आपको महसूस हो जाता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप बराबर केयर करते हो। आपका लाइफस्टाइल, आपकी क्या चीजें रखना है, क्या कपड़े पहनना है, क्या आना चाहिए, जो भी चीज आपको लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको फील हो गया, उसको आप ठीक कर देते हो। तो कैसे ये कम्युनिकेट हो जाए कि ये पढ़ाई आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, फिर उसकी बहुत सारी कमियां हैं, उनको भी ठीक कर लेंगे। तो आदमी बेसिकली जिम्मेदार होता है, वो गैर जिम्मेदार नहीं है। उसको ये कन्वे हो जाए कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही काम करने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि हमारी लाइफस्टाइल में माँ बाप की अपनी इनसिक्योरिटी के कारण, टीचर्स की अपनी इनसिक्योरिटी के कारण, उनमें खुद में वो पेशेंस नहीं है कि किस तरह से वो बात करके बच्चों को कन्वे कर सकें, और बच्चों का में भी वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप नहीं हुआ है कि वो अपने आप को कैसा ऐसे रख सकें कि उनके पेरेंट्स उन पे भरोसा करें। यदि उनका ध्यान चला, कोई किसी का भी ध्यान चला जाए, जिसका ध्यान जाएगा वो कर लेगा। यदि हमारा ध्यान चला जाएगा तो हम उसको सेट कर लेंगे, तो हमारे पेरेंट्स हम पे मुझको बहुत खराब लगता है कि कोई मेरे पे अविश्वास करे। जैसे मैं जब स्कूल में था तो मेरी मम्मी ने एक बार मेरे से कहा कि देखो पापा के आने का टाइम हो गया, तुम टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो तुमको टीवी देखता हुआ देखेंगे तो उनको खराब लगेगा, वो डांटेंगे। मैं चोरी से नहीं देखूंगा, मैं टीवी बंद कर दिया, आज के बाद टीवी नहीं देखूंगा, मैं चोरी से कोई काम नहीं करूंगा, मेरे को चोरी से कोई भी काम करना बहुत खराब लगता है, यदि ये काम गलत है तो मैं नहीं करूंगा। तो मेरा ऐसा करने से, अब मेरी माँ क्या करेगी उसके बाद, उसका तो समझ में आ जाना ही कैसा है, मेरे साथ सोच समझ के बात होगी, ठीक। हम जब छोटे थे तो हमारे घर में एक टेबल फैन हुआ करता था, और हम 3 भाई हुआ करते थे, एक कजिन, 2 हम। तो गर्मी के दिनों में छत पे खाद डाल के सोया करते थे, तो पंखे के आगे वाला किसका रहेगा इस पे पहले से कंपटीशन रहता था, क्योंकि आगे वाले को ज्यादा हवा मिलेगी, पीछे वाले को उससे कम, उससे पीछे वाले को उससे कम। आपने पहले से निश्चित कर दिया कि तीसरा मेरा है, कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा तुम्हें दोनों को करना है, ठीक। तो मुझको ये समझ में आ गया कि यदि भाई भाई के साथ में जीना है, दोस्त के साथ में जीना है, तो हमारे जीने का तरीका कैसा होगा, कैसा हम विदाउट कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। तो मुझ पे विश्वास किया जाए, मैं विश्वास करने लायक चीज हूं। मेरे स्कूल टाइम से ही यदि कोई दोस्त लेट हो गया और वो ये कह देगा कि मैं सोम के साथ हूं मम्मी, अब मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, मेरी माँ नहीं बोलेगी, मेरे दोस्त की माँ भी नहीं बोलेगी। आज भी यदि कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में से कोई लेट हो गया और पत्नी डांटेगी, इस बात की संभावना यदि लगती है, तो वो घर फोन करके इतना बोल देगा कि सोम भैया के साथ, अब पत्नी नहीं डांटेगी। ऐसा विश्वास पैदा करके दिखाओ। आपको उस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, यार ये काम की चीज है। तो आपका जीना, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी बातचीत, है ना, अपने आप ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा वो चीज आपको सुख देती है, लोग आप पे विश्वास करते हैं, ये आपके खुशी का आधार है ना, ये आपके पास बहुत बड़ी कोई पूंजी है ना। जैसे अभी हमको लगता है कि मेरे पास ऐसा बाइक होने से अच्छा होगा, ठीक है, बाइक होने की खुशी है ना, उसका मजा 24 घंटे आता है क्या जब चलाते हो, और जब नई नई बाइक आती है तब। मैं कॉलेज में था तो मेरे को लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है,
पता नहीं मेरे को शुरू से समझ में आ गया कॉन्फिडेंस कोई काम की चीज होती। मेरे को लगता था कि कॉन्फिडेंस लेवल कम है। तो कॉलेज में 86 की बात, तब नई सुजुकी आई, तो मेरे को लगा कि कहां से दिमाग में फिट हो गया कि मोटरसाइकिल रहने से तो बहुत टशन, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैंने घर वर में जैसे वैसे जुगाड़ बनाया। फैमिली की ऐसी स्थिति बहुत अच्छी, ऐसा नहीं था कि बहुत इजीली दिला पाते, और उन दिनों में ऐसा चलन भी नहीं था। आजकल थोड़ा सा इजी हो गया। फिर मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई। मेरे को 1 महीने में ये समझ में आ गया कि इससे मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है। उसके बाद 4 साल मैंने वो गाड़ी नहीं चलाई, मेरे दोस्तों ने चलाई, है ना। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था कि बाइक इसकी है, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि मोटरसाइकिल से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा। तो हम अभी छत्तीसगढ़ में एक शब्द है भोतरा, भोतरा, भोतरा समझते है? वो चाकू का जब धार मर जाता है ना, ब्लंट हो जाता है, उसको बोलते हैं भोतरा। तो या तो हम लोग भोतरे हो गए, अरे कुछ घट रहा है आपके साथ, आपको दिखता ही नहीं है, इतना शार्पनेस नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। तो मैंने कुछ किया, कुछ सोच के किया था, क्या हुआ, एक बार निष्कर्ष निकल गया ना, क्या हुआ, तो वो निष्कर्ष मैंने आगे काम में लिया, क्या नहीं लिया। तो मेरे को उस टाइम में समझ में आ गया कि मोटरसाइकिल से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, फिजिकल बिलोंगिंग से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। ये मेरे को भाषा अभी मिली, है ना। जैसे ये शिविर आप पहली बार कर रहे हैं, ये शिविर मैंने किस एज में किया पहली बार, जब मैं एक बच्चे का बाप था, ठीक, अब से 10 साल पहले। मेरा बेटा अभी 12th में। तो 10 साल पहले जब मैंने शिविर किया, जब मेरे को पहली बार पता चला कि अच्छा ये बहुत कुछ तो मैं समझ कुछ करते आ रहा था, पर मैं बहुत उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने पास पहले से है एक्सपीरियंस। तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन हमारे पास उन एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस नहीं जुड़ता है, तो हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और अपने ग्रुप में उसको एडवोकेट नहीं कर सकते। जैसे कल मैंने शेयर किया था, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ग्रुप में हो रही हैं और आपको खराब लगती हैं और आप उसमें शामिल होना नहीं चाहते, लेकिन आपको लगता है कि यदि मैं बेवकूफियों में शामिल नहीं होता हूं तो ये ग्रुप वाले मेरे को अपने ग्रुप से निकाल देंगे, इसलिए मैं उन बेवकूफियों में शामिल हो जाता। क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको अपने सही चीज के प्रति भी कॉन्फिडेंस नहीं है। गलत चीज तो गलत ही है, कोई चीज सही है आपके पास, उसको आप जम के बोल सकें, जम के जी सकें, कोई चले नहीं चले, मैं अकेला चलूंगा नहीं, मैं भीड़ के साथ चलूंगा। भीड़ जो उल्टा सीधा करेगी, पर भीड़ के साथ रहना ठीक लगता है। ये अपने में कॉन्फिडेंस की कमी है। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? विश्वास एक बड़ी चीज है। तो अपने में विश्वास, तो ये समझ में आया कि गाड़ी से मुझ में विश्वास कुछ नहीं आता है, मेरे अहंकार का पोषण होता है, क्योंकि मेरी क्लास में मैक्सिमम के पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, तो लोग मेरे को देखते हैं। तो ये ईगो है कि कॉन्फिडेंस है? ईगो है। अब चाहे फिर ड्रेस की बात है, चाहे फिर मोबाइल की बात है, चाहे कोई और चीज है, सारी चीजें कुल मिला के आपके ईगो को आप पोषण कर सकते हो, है ना। जैसे आपके गैजेट्स, इसमें आपका क्या है भाई? आपके माँ बाप पैसा कमाते हैं, आपके माँ बाप के पैसे को आप यूज कर रहे हो, आपका क्या है इसमें? आपकी शक्ल आपके माँ बाप का शरीर जैसा था वैसी है, इसमें आपका क्या है? आपकी शक्ल जैसी है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आपके कपड़े जैसे हैं वो आपके माँ बाप के दिए हुए हैं। कल को माँ बाप का बिजनेस लॉस में चला गया, नौकरी से निकल गए, तो आप रोड पे आ जाओगे। ऐसा बहुत लोग के साथ होता ही है ना। तो ये तो सब, ये इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप अपनी उपलब्धि कह सको। आपकी उपलब्धि क्या है? आपका अपना कमाया हुआ क्या है? वो टशन मारने में तो निकल गए सारे। जो फाउंडेशन का टाइम था वो तो सब टशन मारने में निकल गया। जिंदगी के मैदान में आके खड़े हुए तो चारों खाने चित, कुछ है ही नहीं अपने पास। अभी मैं एक समाज के सम्मेलन में मेरे को बुलाया था, तो उनके अध्यक्ष रायपुर के बड़े लोगों में गिनती है, तो उन्होंने कहा कि हमारी अभी बड़ी समस्या ये है कि हमारी बेटियां शादी के 1 साल बाद घर वापस आ जाती। हमें से अधिकांश का हाल या ज्यादा लोगों का हम जाओ कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे ईगो जितने बढ़ गए हैं, अकल कोई है नहीं, ईगो बहुत बढ़ गया है। आप किसी को झेल पाने की स्थिति में नहीं हो, कोई आपको भी झेल पाने की स्थिति में नहीं है।
क्या करोगे? घर वापस आ जाओगे। ये सारा ईगो माँ बाप के सामने काम आ जाएगा, दोस्तों के साथ काम आ जाएगा। किसी ऑफिस में जाओगे, किसी भी करियर में जाओगे, वहां कोई नहीं सुनने वाला है। तो जिस जिंदगी के सामने हम रूबरू आमने सामने खड़े होने वाले हैं, उसकी हमारी कोई तैयारी नहीं। हम बिल्कुल एक कल्पना लोक में जीते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हैं। कार्टून रहता है ना, कार्टून में कैसा रहता है? वो कार्टून कितनी बार भी मरता है, फिर खड़ा हो जाता है। मोटरसाइकिल किसी को डैश करती है, फिर बटन दबाओ, फिर खड़ा होकर फिर चालू हो जाती है। तो वहां ये गलतियां नहीं भी जाएगी। आपके घर परिवार में लोग आपको झेल लेंगे, आपके माँ बाप आपको झेल लेंगे, आपके दोस्त भी किसी हद तक आपको झेल लेंगे। आप जाना किसी जॉब में, पता चलेगा आपको वहां कैसी दुनिया है। तो मैं काम की बात इतने ही कहना चाहता हूं, आपकी गलती नहीं है। जिंदगी ना हमारे माँ बाप के पास है, हमारे माँ बाप के पास पैसा है, वो हमको सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। हमारे टीचर्स के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की नॉलेज है, वो हमको फिजिक्स केमिस्ट्री उपलब्ध करा देते हैं। जिंदगी ना पैसे से चलती है, ना फिजिक्स केमिस्ट्री से चलती। क्यों? आदमी के बीच में रिलेशन का आधार, संबंध का आधार पैसा नहीं है। ये आप में से कितने लोग को समझ में आया? पैसा ना हो, सुविधा ना हो, ऐसा नहीं है। पैसा यदि नहीं होगा तो हाँ, वही तो बात है। कम से कम मुझको खुशी इस बात की है, बिल्कुल। तो पैसा जिंदा रहने के लिए हमारी जरूरत है। जिंदा रहना और जीना, इसमें अभी हम अंतर नहीं कर पाते। तो जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत है, संबंध के लिए भी तो जरूरत। संबंध के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। संबंध को नहीं समझते हैं, इसलिए जिंदा रहना भी हमको संबंध जैसा। आज की दुनिया में तो संबंध उन्हीं से बनाए जाते हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा हो, जिनका नाम हो। संबंध थोड़ी बनाए जाते हैं, पैसे के लिए उनका शोषण बनाने के लिए पैकिंग की जाती बनते हैं। बढ़िया, आपने कहा, बहुत अच्छा लगा। कम से कम आप अपनी बात को खुल के कहें, इसकी बहुत जरूरत है ना। हाँ जी, कुछ बच्चों की सुनते हैं, पहले कुछ बच्चों की सुनते हैं, फिर बड़े लोग की सुनते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। आदमी के बीच संबंध का आधार, रिलेशन का आधार, अपनेपन का आधार, विश्वास का आधार सुविधा नहीं है। पैसा नहीं है। एक बार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, करिए, मैं इसलिए खड़ा। आज की जो जनरेशन है और जो पैसे वाले जो हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये बात अच्छे से समाजी जाती है कि देखो बेटा, पैसा रहेगा तो जिंदगी निकलेगी, संबंध बनेंगे और तुम जियोगे। जितना था उतना बताया। कंफ्यूज्ड आदमी कंफ्यूजन बांटेगा। जो समस्या है बच्चों के लिए भी है ना, ये समस्या तो पेरेंट्स दिमाग में यही डाल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सुनने में खराब लगेगा आप लोग को। बच्चों के 3 दुश्मन, माँ बाप और टीचर। ये 3 लोग पक्के दुश्मन। हम जिन बच्चों को वाकई में कह रहे हैं, वो सब हमारे ही आपका दिया हुआ है ना। ये पेट से तो कोई गाली सीख के निकला नहीं था। ये पेट से तो कोई उल्टा सीधा ये मोबाइल का मिसयूज कैसे करना है, ये सब हम ही आप लोग सिखाए ना। हम ही आप लोगों में से सब वो सारे धंधे करते हैं जिनसे हमारे बच्चे परेशान होते हैं। एक फिल्म हमारे बीच में आती है, वो बता के चले जाते हैं कि लड़के लड़के की शादी हो सकती है। एड्स के लिए हमने नोइंगली अननोइंगली हमने ये बता दिया कि भाई सेक्स में प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ, बस कैसे किया जाए कि उससे दुर्घटना ना घटे, हम डायरेक्टली ये बता रहे हैं। तो हम जिस तरह के कौन दे रहा है, ये हम और आप दे रहे हैं। ये पूरा समाज, हम और आप मैंने पेरेंट्स एज ए होल, टीचर एज ए होल, पॉलिटिकल सिस्टम एज ए होल, समाज एज ए होल, जो इन बच्चों को दे रहा है वो ये कर रहे हैं। बच्चे हमारे व्यवहार का आईना, बच्चे हमारे ही व्यवहार का आईना है। यदि कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं, उन्होंने हमसे ही सीखा है। यदि गलती करने से बच्चे को मारने की बजाय जब भी बच्चा गलती करे, टीचर अपने गाल पे थप्पड़ मारे, माँ बाप अपने गाल पे थप्पड़ मारे, शायद ज्यादा ठीक हो जाए। तो एक तो हम लोगों को ही, हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है
कि जी हमारे बच्चे कुछ भी गलत दिशा में गए हैं, वो इस समाज से ही कहीं से सीखा है ना। हाँ जी, आप पीछे कुछ कह रहे थे। हाँ बेटा बोलो। आज हम अपने मम्मी पापा के साथ हैं, हम तो नहीं कमाते ना। हाँ वो तो ठीक, इसीलिए वो ठीक है, मेरा क्वेश्चन अलग है। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन से आपको सहमत होने की जरूरत नहीं है, आप जितने असहमत होंगे मुझको अच्छा लगे। मैंने लिखा है मानना नहीं है ना। हाँ जी, और कोई? मेरे को बहुत शौक था होटल मैनेजमेंट करने का, मुझे होटल मैनेजमेंट करने में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने पापा को कहा पापा मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, तो पापा ने मुझे मना कर दिया। तो मुझे इतना शौक था, मैं इतना अंधा था होटल मैनेजमेंट करने के लिए कि मैंने गुस्से में पापा को ना जाने क्या कह दिया कि अगर हमारी लग्जरीज फुलफिल नहीं कर सकते हो तो हमको पैदा क्यों करते हो। ये बहुत कॉमन हो गया है जी, ये आपने कह दिया, कोई खास बात नहीं कह दिया। एंड लास्ट 1 ईयर से मैंने मेरे पापा से 1 रुपया भी नहीं लिया किसी भी चीज के लिए। जस्ट मैंने पापा को बोला आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो वहाँ की फीस कम है, आप सिर्फ फीस भरो, अदरवाइज मुझे जो मेरी लग्जरीज चाहिए वो मुझे कहीं जाना है, दोस्त के साथ होटल जाना है, पार्टी करना है, मुझे मेरे लिए कपड़े खरीदने हैं, वो मैं मेरे पैसे से कर दूँ। लास्ट 1 ईयर से एक भी चीज के लिए मैंने मेरे पापा से पैसे नहीं लिए। सबने सुना? आपकी बात सब तक ठीक से पहुंची? तो इस तरह की केस स्टडीज हमको चीजों को समझने के लिए ज्यादा इजी कर देती हैं माहौल। जहां तक आपको ये समझ में आ गया कि आपके रिलेशन में, जब रिलेशन समझ में आता है तो पैसा अपनी औकात में आके खड़ा हो जाता है। जहां रिलेशन समझ में नहीं आता वहां पैसा बाप बन के खड़ा होता है। आप अपने दोस्त के पास जाते हो तो आप नहीं देखते कि मैंने हाफ पैंट पहनी है कि फुल पैंट पहनी है, कौन सी शर्ट पहनी है, क्या किया है, कौन सी गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जहां आपके संबंध में विश्वास नहीं है तो सामने वाले को चमकाने के लिए फिर किसी की गाड़ी, किसी की शर्ट सब करना पड़ता है। तो जब संबंध नहीं है उसको भरने की कोशिश हम मटेरियल से करते हैं। जहां संबंध है तो बेसिकली वो अपना ही विश्वास है, चाहिए अपने में विश्वास है, अभी आपको कुछ समझ में आया है लेकिन आप दूसरे को समझा ले जाओगे ये विश्वास अभी नहीं है, उसकी कमी को हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे कल से आपकी स्थिति अभी बहुत बेहतर है ना। आपके जैसा अभी जीने वाले, बाकी सभी लोग बैठे हैं, सभी ने सुना है, इनके जैसा जीने वाले कितने लोग समाज में, कितने प्रतिशत युवा होंगे, इनकी एज में कितने प्रतिशत युवा ऐसा सोच के ऐसा जी रहे होंगे, कितने परसेंट होंगे? 1% मिल गया बहुत। तो चलिए अभी जितनी चर्चा हुई उसको अपन यहाँ पे लाके कंक्लूड करते हैं कि देखिए, अमीर परिवार हो या गरीब परिवार, अपने बच्चों पे हमने सब कुछ खर्च किया है। क्या पैसा ज्यादा है, हमने अपने बच्चों को ज्यादा सुविधाएं दी हैं, केस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध ज्यादा ठीक रहेंगे? क्या ऐसा कहा जा सकता है? किसी ने अपने बच्चों को कम सुविधा उपलब्ध कराई है इसलिए इनके संबंध खराब रहेंगे, क्या ऐसा कहा जा सकता है? क्या उल्टा संभावना ज्यादा नहीं है? संभावना जनरल कहें तो जहां ज्यादा साधन है, जनरल कह रहा हूं, तो ये समझ में आया कि केवल सुविधाओं के आधार पर, सुविधा उपलब्ध करा देने के आधार पर हमारे बच्चों के साथ भविष्य में हमारे संबंध ठीक रहेंगे, क्या ये कहा जा सकता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। आप ठीक से क्या बोल भी नहीं पा रहे, हाँ ना कुछ तो बोलो। एक दूसरी बात देखिए, एक आदमी चाहे गवर्नमेंट जॉब में है चाहे प्राइवेट जॉब में है, उससे वो सैलरी पाता है, सम्मान पाता है, पद पाता है, उसके आधार पर समाज में सर उठा के जीता है। क्या पैसा पाने के आधार पर उसका संबंध अपने एम्प्लॉयर के साथ में, अपनी कंपनी के साथ में जुड़ता है? क्या नहीं जुड़ता है। तो पैसा पाने के आधार पर एक व्यक्ति अपनी कंपनी से नहीं जुड़ा, एक व्यक्ति जिस सरकारी नौकरी में करता है उस नौकरी के साथ उस अपनापन हुआ होता तो उसको नोचता नहीं, जब भी उल्टा पुल्टा करने का मौका मिल जाता कर ही लेता है। हम सारे बच्चे, हमको माँ बाप से सारी सुविधा मिली, उम्र बढ़ने के साथ साथ माँ बाप और बच्चों में गैप बढ़ा है कि घटा है? और जैसा जैसा ये उम्र बढ़ती है वैसा वैसा गैप भी ऐसे ऐसे बढ़ता है। और एक पॉइंट के बाद नौकरी लगा, शादी हुआ, उसके बाद तो बाय बाय, कभी कभी फोन पे बात कर लो, तुम भी ठीक हम भी ठीक, नमस्कार, ठीक। तो यदि ये संबंध, इसका मतलब क्या है? पैसा खर्च करने में तो हमने कोई कमी नहीं की है,
फिर इस संबंध में गैप क्यों बढ़ा? विश्वास में। यदि विश्वास होगा और पैसा कम भी होगा तो संबंध कैसा रहेगा? यदि विश्वास होगा और सुविधाएं पर्याप्त होंगी तो भी संबंध कैसा होगा? तो भी अच्छा ही होगा। विश्वास नहीं होगा, पैसे की कमी होगी तो संबंध कैसा होगा? खराब ही होगा। विश्वास कम होगा, विश्वास नहीं होगा और पैसा भरपूर होगा तो भी यही होगा। तो ये समझ में आया कि आदमी आदमी के बीच में संबंध, भाई भाई का बंटवारा कब हो रहा है? जब परिवार में पैसे की कमी है या पैसा पर्याप्त होता है? परिवार तब टूटते हैं, संस्थाएं तब टूटती हैं जब पैसा पर्याप्त होता है। गरीबी में परिवार नहीं टूटते हैं, काफी एकजुट होकर रहते हैं, है ना? तो ये समझ में आया कि पैसा शरीर को जिंदा रखने के लिए हमारी जरूरत है, लेकिन दो लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है ना, तो कमरे का टेम्परेचर एसी लगा के कम किया जा सकता है ना? ठीक है, 18 डिग्री चाहिए, 20 डिग्री चाहिए। अब कौन सा एसी लगाओगे कि पति पत्नी का टेम्परेचर कम हो? वो तो 101 से नीचे आते ही नहीं, है ना? तो दो लोगों में विश्वास के लिए कौन सा एसी लगाओगे? दो लोगों के बीच में विश्वास हो जाए, कौन सी गाड़ी खरीदोगे? माँ बाप और बच्चों के बीच में आपस में प्यार रहे, कौन से कपड़े खरीदोगे? इसका जुड़ाव है कुछ? इसका कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, हम उस विश्वास की कमी को मटेरियल से भरने की कोशिश करते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। क्योंकि बात चली और बात यहां तक पहुंच गई, कुछ कुछ बातें हमने की, तो मैं फिर से आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इतनी सी बात हमको समझ में आए कि मेरी शक्ल मेरे माँ बाप की देन है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा अपना कमाया हुआ क्या है? खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाइए, अपना फैमिली बैकग्राउंड साइड कर दीजिए, पूछिए अपने आप से मैं कहां खड़ा हूं, क्या है मेरे पास, क्या कमाया मैंने अभी तक। ये एहसास ना तो माँ बाप बच्चों को दे पा रहे हैं, ना ये एहसास समाज स्कूल बच्चों को दे पा रहा है। हमारी पूरी माहौल में हम माँ बाप भी वही कर रहे हैं, अपना मकान और गाड़ी से दूसरे को चमका रहे। माँ बाप भी यही कर रहे हैं ना, जो माँ बाप कर रहे हैं वही बच्चे कर रहे हैं। पड़ोसी की गाड़ी, पड़ोसन की साड़ी, जिंदगी भर पीछा छोड़ते नहीं है। तो वही काम बच्चों ने किससे सीखा? हमसे सीखा ना। इस पार्टी में हम कैसे जाएंगे और बच्चे को क्या पहनाएंगे और हम क्या पहनेंगे और कैसे हम क्या करेंगे, बच्चा सब कुछ देखता ही है ना, वो पागल नहीं है, तो सब समझ में आता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चा क्यों सुनने से मना कर दिया आपको? 10 तक पहुंचते पहुंचते तो उंगली दिखा के बात करता है, चुप रहो। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि उसको समझ में आ गया। आपके पास कितना अकल है उसको समझ में आ गया। उसके पास भी नहीं है ये भी ठीक है, पर आपके पास नहीं है ये पक्का है। खुश मत हो, 10 साल बाद तुम लोग भी माँ बाप बनने वाले। तो मैसेज आप तक पहुंच रहा है? मैसेज कुछ पहुंच रहा है आप तक? चलो मैं रुकता हूं 5 मिनट। इतनी सारी चर्चा में आपको अपने काम की क्या चीज लगी, क्या आपको टच किया, एक बार अपनी कॉपी में अपनी फीलिंग्स को लिख डालिए। हाँ जी, आपका लिखना हो गया, कुछ लोग शेयर करेंगे। ज्यादा पैसा और ज्यादा सुविधाएं कई बार दूरी बढ़ा देती है, और वेशभूषा और सुविधाएं हमारे ईगो को सेटिस्फाई करती हैं, कॉन्फिडेंस को रेज नहीं करती है। सबसे पहले जीवन में हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। रिश्तों को कभी पैसों से तोला नहीं जाना चाहिए, अब विश्वास करना बहुत जरूरी है। एक तो चाहिए शब्द का उपयोग हम अगले 7 दिन में नहीं करेंगे, ठीक? और जो कहेंगे अपने लिए कहेंगे, थोड़ा सा कभी कभी आवश्यकता होगी तो सबके लिए कह सकते हैं। पैसों से कभी कोई खुश नहीं हो सकता। विश्वास ही है जो कोई भी रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी दो व्यक्ति के पास पैसे हैं लेकिन उनके बीच में विश्वास की कमी है, तो उनके बीच का रिलेशन और उनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है। मैंने 3 पॉइंट नोट किए। फर्स्ट कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी रिलेशन में, वो एनी टाइप ऑफ रिलेशन हो, चाहे बिजनेस। मनी इंपॉर्टेंट है
और रिलेशन के लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दो अलग अलग बातें कह रहे हैं। मनी इंपॉर्टेंट है, कपड़े चाहिए तो मनी से आता है या साधन से आता है, उस भाग को नहीं कह रहे। मुझे एक चीज अच्छी लगी जो आपने कहा था कि अमीर हो या गरीब, अगर विश्वास ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। अगर मैं मम्मी भी हूँ और मैं विश्वास नहीं करती तो हम कभी भी कुछ बात नहीं कर सकते। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। मेरे लिए मनी इज मेंट फॉर लग्जरी एंड कंफर्ट, और अगर अब हम रिलेशन में जाए तो उससे हम अपना सिर्फ व्यक्तिगत सुधार सकते हैं। आगे चले। हाँ, संबंधों के बीच मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत हमारा फ्रीडम से पहले से हम जानते हैं, क्योंकि अभी भी हम महात्मा गांधी जी को नेशन ऑफ अवर नेशन, फादर ऑफ अवर नेशन। मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें ना हम केवल बुकिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी कब से चले गए, मतलब अभी उनको देखा नहीं है, फिर भी हम विश्वास करते हैं। ऐसा हम कभी कभी चर्चा करते हैं, विश्वास मत करें, फिर भी उनका चर्चा वी आर फॉलोइंग। यदि जैसा सुबह से लेकर शाम तक हम जीते हैं उसमें हम देखते हैं, तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, ये सिंपल सी बात, ये टीचिंग प्रोफेशन में लोग नहीं आना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा सैलरीज कहीं और मिल रही हैं। इसका मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम एज ए पेरेंट्स, हमने पैसा कमाने की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी पैसा कमा दिया, अपने बच्चों को किसी महंगे स्कूलों में डाल के हम मुक्त हो गए हैं, इसका मतलब है कि मैन मेकिंग हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट चीज है ना, मटेरियल मेकिंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है हमारे जीने में। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे पास कुछ सूचनाएं हैं कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी या है, लेकिन मैं खुद उसको कैसा मेरे को वो बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं कैसा उसको जीऊं, कैसा मैं उसको डिलीवर करूं अपने जीने में, वो भाग मिसिंग है। क्योंकि लगभग हमारे जीने, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में वो नहीं है, हमारे पास उसको जीने का, क्योंकि स्थायी विश्वास हमारे पास नहीं है, उसकी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। उसके बिना हम इस तरह की बात तो कर सकते हैं, लेकिन आज आप जिस स्कूल में रहती हैं, क्या उस स्कूल में हम अपने से कितने बच्चों को ही कम्युनिकेट कर सके, कितने टीचर्स को ही कम्युनिकेट कर सके कि नहीं कुछ ऐसा होता है। ये सब बातें करना भी आउटडेटेड सा लगता है। हम अपने माहौल में इस तरह की बातें करने से भी झिझकते हैं क्योंकि लोग हमको बोलेंगे ये कुछ अलग सा हो गया। ऐसा है कि नहीं? सही, ऐसा ही। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, संबंधों के लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है, ये तो सही है, विश्वास जरूरी है, पर आजकल दुनिया में पैसे का ही बोलबाला है ना। पेरेंट्स भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, पति भी कहते हैं, फ्रेंड्स भी कहते हैं पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जब भी दोस्त बनाते हैं हम, तो हम उसके पैसे को नहीं देखते, हम उसके आदत को देखते हैं, बातचीत को देखते हैं, उसके बाद ही हम दोस्त बनाते हैं। लेकिन जब कोई भी बच्चा हमारे क्लास में पढ़ता नहीं है तो उसके टीचर सबसे पहले उसको ये बोलते हैं, बेटा अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो आगे चल के तुमको सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगे, तो तुम कैसे सुखी रह पाओगे। यही सोच के फिर पैसे का ज्यादा महत्व हो जाता। ठीक हो गया। तो ये तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि आप किसी का रंग देख के दोस्त नहीं बनाते। तुम्हारा रंग गोरा है, तुम्हारा रंग काला है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, तुम्हारी हाइट इतनी है इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। जब हम दोस्ती करते हैं तो एक दूसरे के विचार मिलते हैं, हमको एक दूसरे के साथ जीना अच्छा लगता है ना, वहां बीच में कुछ नहीं आता है। ये तो समझ में आया कि संबंध में कुछ बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन जब संबंध समझ में नहीं आता है तो सब बीच में आता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात निष्कर्ष के रूप में जितनी चर्चा अभी तक हुई कि यदि छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो अपने टीचर को सबसे सुप्रीम मानता है। ऐसा है ना? इसको मेरे को एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। यदि पेरेंट्स भी बोलेंगे कि ये चीज ऐसा नहीं है ऐसा है, तो बच्चे के लिए ये अल्टीमेट होता है कि मेरी टीचर बोली है और ये ऐसे ही। ठीक, बच्चा कहां से शुरू किया कि वो अपने टीचर को अल्टीमेट मानता है, यहां से शुरू। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति विश्वास और सम्मान घटा है कि बढ़ा है? ये उम्र बढ़ने के साथ साथ क्यों घट रहा है? थिंकिंग पावर ज्यादा होने से बढ़ना चाहिए था, घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए। थिंकिंग पावर बढ़ने से ये घट क्यों गया? मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा लगने लगा। मैं श्रेष्ठ हूँ
कम से कम वो ये तो क्लियरली पहचान पा रहा है कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो। देखिए, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। जब तक बच्चा अपने वातावरण में किसी एक व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानता है, बड़ा मानता है ना, वो उसको कॉपी करेगा, वो उसको फॉलो करेगा, वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। ठीक? यदि उसको अपने वातावरण में कोई श्रेष्ठ नहीं दिख रहा है, यहां से मनमानी शुरू होता है। इससे पहले मनमानी शुरू हो नहीं सकता। बात पहुंच रही है ना? जैसे छोटे बच्चे को देख, वो तो वो जो उसको बोलते हैं घर वाले, बोलो बेटा पापा, तो पापा बोलना शुरू करता है, एज इट इज फॉलो करता है। एक छोटा बच्चा, जो भाषा उसको सिखाई जाती है, जिस तरह से उसको खाना सिखाया जाता है, जिस तरह से कपड़े पहनना सिखाया जाता है, वो तो एक एक चीज को एज इट इज कॉपी कर रहा है। जितना पार्ट ठीक है उसको अपने पास संभाल के भी रख लिया है कि वो आज किसी भाषा को बोलता है, वो कपड़े पहनता है, वो खाना खाता है। जितना भाग हमारे पास ठीक था उसको उसने ले भी लिया है। ठीक? अब जितना पार्ट उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, यदि वो सही होता, उसको कन्विंस हो जाए कि ये सही है, तो जब उसके वातावरण में उसको श्रेष्ठता दिखाई नहीं देती है तो कहता है फिर मैं कुछ कर लेता हूं। यदि आपका कहा हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैं सोचता हूं मैं उसको करूंगा। तो मनमानी वहां से शुरू होती है जहां से श्रेष्ठता समाप्त होती है। सारे बच्चे कहां उतर आए? मनमानी पे उतर आए। ये एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, हम आपके लिए सोचने की बात है। यदि सारे बच्चे मनमानी पे उतर आए हैं, इसका मतलब है कि हम बड़े लोग उनके सामने अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर पा रहे हैं। उनकी नजरों में हम अपने आप को श्रेष्ठ प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे में जन्म से ही नेचुरल टेंडेंसी है कि उसके आसपास जो भी है उसको फॉलो करता है। जैसे मुझको बहुत अच्छे से याद है, मेरा बच्चा जब किसी स्कूल में गया, उसकी कॉपी में एक स्पेलिंग गलत लिखा था। मैंने उसको कहा बेटा ये स्पेलिंग गलत है, तो उसने आउटराइटली कहा कि मेरी टीचर बोली है ऐसा ही है। मेरे पास कोई जगह नहीं थी उसको ये बताने की, नहीं मैं तुम्हारी टीचर से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। कैसे बताऊं? उसके लिए उसकी टीचर अल्टीमेट है। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, उसने मेरे कहने से स्पेलिंग ठीक नहीं किया, मेरी टीचर बोली। ठीक, अब मैं क्या करूं? तो मैं उसको डिक्शनरी, मैं टीचर से नहीं मिला, मैं उसको डिक्शनरी खोल के दिखाया। मैं देखो तुम्हारी टीचर भी इससे ही पढ़ती है, मैं भी इससे ही पढ़ता हूं, और देखो इसमें क्या मीनिंग लिखा है। जब दो बार मैंने उसको अपना मीनिंग ठीक दिखा दिया तो उसको भरोसा हुआ कि पापा से भी इस बारे में बात हो सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज यदि मैं इस मंच पे आपके सामने खड़ा होता हूं, है ना, एक गोदी में बैठा बच्चा भी ये पहचानता है कि ये आदमी इंपॉर्टेंट है। हम शिविर में देखते हैं बच्चों का बिहेवियर। जो बच्चे गोदी में, जो माएं शिविरों में आती हैं, वो अपने बच्चों को गोदी में लेके शिविर करती हैं, उन बच्चों का एक्सप्रेशन हमारे लिए अलग हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सामने खड़े होके कुछ कहने की कोशिश करता है, वो सामने वाला उसको विश्वास से शुरू करता है, ये कुछ ठीक बात बताएगा। जब वो उल्टा पुल्टा बताना शुरू करता है, वो सुनना बंद कर देता है ना? सुनना तो विश्वास से शुरू करता है, कुछ काम की बात हो सकती है। जितना भी काम का चीज है उसने हमसे ले लिया है, खाना पीना, चलना, बोलना, नहाना धोना वगैरह वगैरह वगैरह। जो चीजें वो लेने से मना कर रहा है, इसका मतलब है या तो वो ठीक नहीं है, या हम उसको महसूस नहीं करा पा रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक है। तो जहां तक वो आपको श्रेष्ठ मानता है कि मैं इनसे कुछ सीख सकता हूं, तब तक वो आपको फॉलो करता है। जैसे ही वो ये मानता है कि ये कोई काम की बात नहीं है, वहां से वो मनमानी शुरू करता है। यहाँ उसको फिर ईगो की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। नेचुरल आएगी। ईगो जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा। आपके पास तो काम का कुछ है नहीं, वो कहे जिएगा कैसे? तो जो उसके पास है वो उसको ठीक मानने लगता है ना? तो ईगो का मतलब है कि जो ठीक नहीं है उसको ठीक मान लेना, क्योंकि आपके पास भी कुछ नहीं है। तो जहां वातावरण में श्रेष्ठता नहीं है, वहां से मनमानी शुरू होता है। यदि सारे बच्चे मनमानी की तरफ चले गए हैं
इसका मतलब है कि इनको देने के लायक हमारे पास कोई ठोस मटेरियल नहीं है। इस बात को माना जाए कि नहीं माना जाए? कोशिश से कुछ नहीं होता। होता है कि नहीं होता? कोशिश कुछ नहीं होती। आपके पास है, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। आपके पास समाधान है, सॉल्यूशन है, आपका चलने में, बोलने में, जीने में वो बिखरेगा, अपने आप जाएगा, है ना? सामने वाले से बात हो सकती है। किसी का कितना मान पाएगा, नहीं मान पाएगा। भाई आपका बच्चा कुछ गलत करता है तो आप बहुत दुखी होते हो, सामने वाला वही करता रहता है तो आपको हंसी लगती है। क्या चीज है? इसका मतलब है कि हम अपने के लिए जैसा मोह रखते हैं, सामने वाले के साथ वो संबंध फील नहीं करते हैं। गलती करना, गलती बराबर, गलती करने से आदमी दुखी होता है, ये नियम है। मेरा बच्चा हो कि आपका बच्चा हो, मैं हूं कि आप हो, वो नियम हमको समझ में आता है तो फिर मेरा बच्चा भी जो मैंने बात की है वो नहीं समझेगा, थोड़ा सा झेलेगा, हम ही रोने गाने लगते हैं, क्या समझाएंगे? हाँ जी बोलो। सर मेरी एक सिस्टर है मेरे साथ जो हॉस्टल में रहती है। मुझे पता है कि मेरे को अगर उसके साथ रिलेशन अच्छा रखना है तो मुझे थोड़ा बेंड होना पड़ेगा। वो कुछ काम बोलेगी, अगर मैं नहीं करती हूँ, मेरे को पता है कि वो गलत है कि हाँ भाई मेरे को उसके लिए कुछ लाना है, वो खुद भी कर सकती है ये चीज, लेकिन उसके चाहने के लिए मैं करती हूँ ताकि हम लोग का रिलेशन ठीक रहे। और अगर मैं रिलेशन इस तरह से बना रही हूँ ताकि फिर पेरेंट्स का कोई कंप्लेंट नहीं आए, तो इस तरफ मैं नहीं चाह रही हूँ। एक फेक नेचर हो रहा है मेरा उसके तरफ। तो जिस रिलेशन में मैटेरियलिस्टिक थिंग फिलअप करना पड़े या फेक नेचर शो करना पड़े, ऐसे रिलेशन का क्या करे? और रिलेशन नहीं खत्म कर दे तो उससे और प्रॉब्लम्स होंगे। कोई कह रहा। तो देखिए कंक्लूजन क्या है? अभी तक की सारी एजुकेशन, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सब कुछ के बावजूद हमारे पास एक रिलेशन नहीं है जो लाइफ लॉन्ग हेल्दी चलता। एक रिलेशन हमारे पास ऐसा नहीं है जो गिला शिकवा शिकायत से मुक्त है तो बता दीजिए। किसी एक के पास हो वो बता दीजिए। ठीक, सारा हमारा ज्ञान यहां आके शून्य हो जाता है। तो संबंधों को तो हम ढो रहे हैं। कब तक ढोगी? जब तक ढो पाने की हिम्मत है। कोई दिन टूट जाए तो कोई भी संबंध ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जैसा हम अभी जी रहे हैं, है ना? तो अभी हमारे संबंध में जीने का तरीका कैसा है? हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं? सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए, उसकी गुड बुक्स में बना रहूं, अपना काम निकल जाए, ये सब डिप्लोमेटिक है। ऐसा करके ना तो हमको तृप्ति मिलती है, ऐसा करके ना सामने वाले को तृप्ति मिलती है। तो इसका इतना ही मतलब है, मैं सारी किस्सा कहानी क्यों कंटिन्यू कर रहा हूं? क्योंकि ये ध्यान चला जाए कि वो स्वयं में विश्वास के बिना, स्थायी विश्वास के बिना कुछ भी हैंडल नहीं होता। दूसरों को छोड़ दीजिए, अपने में आ जाए। क्या अपने साथ अपना संबंध हमेशा ठीक से बना हुआ है? क्या उसमें गड़बड़ नहीं हो रहा है? वो हिलता डुलता नहीं है दूसरों को देख के? यदि ये हिलता डुलता है तो दूसरे के साथ भी सब कुछ हिलता डुलता रहेगा। तो आप किसी दूसरे के लिए आप गर्दन भी कटा दीजिए, इससे कोई व्यवहार ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, एक संबंध हमारे पास गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है आजीवन, लाइफ लॉन्ग। कोई एक रिलेशन बिना किसी गिला शिकवा शिकायत के हो, ऐसा देखा है? कम ज्यादा, कुछ समय ठीक चल गया फिर प्रॉब्लम। इसका इतना ही मतलब है, ऐसा करके कुछ बहुत गलत हो गया ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास, हमारे सिस्टम में लोड ही नहीं, वो काम होना ही नहीं है। क्या है? पिक्चर चले गए, थोड़ा सा 3 घंटे खुश रह लिए, कुछ अच्छा खाने मिल गया, थोड़ा सा मजा आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा ठीक लग गया, थोड़ी प्रमोशन हो गई, थोड़ा सा ठीक लग गया। तो हमारे पास थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुख, छोटी छोटी खुशियां हैं। किसी पॉइंट तक इससे काम चलता है, किसी पॉइंट के बाद नहीं चलता। अब कुछ नहीं तो जिंदा रहने के लिए ये भी ठीक है, ये भी नहीं रहेगा तो क्या होगा? पर इससे जिंदगी नहीं चलती है, इससे काम तो नहीं चलता। इसलिए कहा कि अभी तक हमारी जितनी भी कमाई है वो 4 डायमेंशन में है। हमारी जितनी भी कमाई अभी मेजर कहां पे है? रूप को लेके है।
मेरी शक्ल कैसे है, साड़ी पहन के कैसे लगूंगी, सूट पहन के कैसा लगूंगा, शर्ट पहन के कैसा लगूंगा, बाइक पे बैठ जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, कार में बैठ जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, और ऐसा घर होगा तो कैसा लगूंगा। ये सब किस में आ गया? रूप में आ गया। तो हमारा मेजर फोकस रूप तक गया है। इसके बाद सारा धन भी रूप तक ही चला जाता है ना? उसके बाद कहां चला गया? पद। 4 लोग अपने को पूछे, इसके लिए अपन बहुत मेहनत कर डालते हैं, उसमें इतनी थकान आती है। इतने लोग समाज के अध्यक्ष बनते हैं, सब बाद में गाली खाते हैं, अगली बार बताते हैं कि अध्यक्ष नहीं बनना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो भला करने के लिए अध्यक्ष बने भी नहीं थे, नाम चाहिए था इसलिए अध्यक्ष बने थे, इसलिए भी बहुत सारा तिकड़म होता है। तो कुल मिला के बुद्धि को क्या चीज के लिए यूज किया? अब तक यूज किया या काफी हद तक मिस यूज किया? थोड़ा सा यूज किया, ज्यादा मिस यूज किया, रिजल्ट क्या हुआ? ठीक से यूज किया होता तो ठीक होता। एक संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है, इसका मतलब है कि मिस यूज तो हुआ। तो जब तक इस बुद्धि का उपयोग स्थायी विश्वास के लिए नहीं होगा, तब तक तो वो हैंडल नहीं हो रहा। कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैसेज ठीक से जा रहा है? अभी स्थायी विश्वास क्या है, इस पे अपन बात नहीं की, लेकिन कम से कम क्या हो रहा है अपने आजू बाजू, हमारे भीतर और हमारे आसपास में, उसकी क्लैरिटी हमारी बन रही है कि कोई चीज है जो बिल्कुल अनटच्ड है, अनटैप्ड है, इसको हमने छुआ ही नहीं है। कैसे उसको हम ठीक से छू सकें, कैसे उसको हैंडल कर सकें। तो जितनी सारी चीजें हम कह रहे हैं, तो रूप कोई खराब चीज नहीं है। एक सुंदर फूल है, खिला हुआ है, हर पेड़, नीम का पेड़ रूप होता है क्या? वो भी सुंदर होता है। आम का पेड़ वो भी अच्छा लगता है, पहाड़ भी अच्छा लगता है, नदी भी अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी जगह नेचर में जितनी भी सारी चीजें हैं, सब अपने आप में ब्यूटीफुल हैं, सब हमको देखने में अच्छा लगता है। आदमी भी देखने में अच्छा लगता है, हर माँ को अपना बेटा सुंदर ही लगता है, हर दोस्त को अपना दोस्त सुंदर ही लगता है। तो हमारी देखने का चश्मा जब खराब होता है, लेंस गड़बड़ हो जाता है ना, कभी कभी तो चेहरे टेढ़े मेढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा दृष्टि जब टेढ़ा मेढ़ा होता है, तब कुछ चीजें हमको कुरूप दिखना शुरू हो जाती हैं। काम की बात इतनी है कि इस बुद्धि का उपयोग जब हम सही डायरेक्शन में करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखेंगे, लेकिन ऐसा यदि करेंगे तो कैसा जिएंगे? मैक्सिमम लोग कैसा जी रहे? झेलते हुए करना, करते हुए झेलना, सबको झेला। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अकेलापन बढ़ता है, अपनों की संख्या घटती है, दुख बढ़ते हैं, तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती हैं, अकेला बुढ़ापा। हमारा बुढ़ापा अकेला हो गया, इसका इतना ही मतलब है कि हम अनुपयोगी चीज हैं। कैसा बात पहुंच रही? हम काम के आदमी रहेंगे तो सब हमारे पास आसपास रहेंगे। इसका मतलब है कि हमने एक अनुपयोगी जिंदगी जिया है, अब किसी को हमारी जरूरत नहीं है। शरीर तो बूढ़ा हुआ है, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, यदि वो कोई काम की चीज होगी तो युवा पीढ़ी और बाकी सभी मेरे से कुछ पूछेंगे, यहाँ इसको कैसे किया जाए। इसका मतलब मैं अपने आप में अनुपयोगी आदमी हूं, इसलिए मैं अकेला होता हूं। तो हमारे दुखों का मेजर पार्ट हमारी अपने में विश्वास का ना होना। दूसरा मॉडल करके समझना। तीसरा मॉडल, इसमें से बेस्ट मॉडल कौन सा है? मैक्सिमम लोग किस में जीते हैं? मैक्सिमम लोग कौन से मॉडल में है? पहला, दूसरा? तो कुछ तो ठीक से बोलो, पहला दूसरा? आप किस में हो? दूसरे और तीसरे में, दोनों ऐसे ही होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ होता नहीं। करके जो मैं सेट है ना पैटर्न, बिल्कुल जो मैं पूछूंगा कि लोग कैसा जीते हैं, पहला बेस्ट मॉडल कौन सा है, तीसरा तुम किस में जीते हो, दूसरा। क्योंकि ये तो पता है तीसरे में तो नहीं हूं। और पहले में कहना थोड़ा खराब लगता है,
तो बीच वाले में थोड़ी इज्जत बचती है। तो मैं धीरे से बताता हूँ, दूसरा होता नहीं। क्या तीसरा तो होता है, करके सीखना होता है कि करके समझना होता है? करके सीखना होता है, समझना कुछ नहीं होता है। समझना तो कुछ और ही होता है। समझना क्या चीज है? स्वयं में विश्वास पूर्वक कैसे जीते हैं, इसको समझना होता है। साइकिल कैसे चलाना है, इसको सीखना होता है। हिंदी कैसे लिखना है, इंग्लिश कैसे लिखना है, इसको सीखना होता है। कैमरा कैसे चलाना है, इसको सीखना होता है। ठीक है, तो समझना कुछ और चीज है। समझेंगे ब्रेक के बाद। मुझे लगता है कि जब तक हम दोबारा लौटेंगे तो आपके जाने का समय शायद हो जाएगा। तो मनीष भाई हमारे बीच में दिल्ली से, मैंने कुछ परिचय आपका दिया था, तो आप इस पूरे अनुसंधान को समझने के लिए पिछले 2-3 साल से काफी सिंसियरली लगे हैं। तो 2 शब्द आपसे हम सुनेंगे, उसके बाद आपकी विदाई करेंगे। सबको नमस्कार। और मेरा परिचय कल छोटा सा भैया ने दिया था, मैं मीडिया में रहा और एफएम के नाम से जितने आजकल आप सुनते हैं, तो पहला दिल्ली का एफएम चैनल में हम लोग काम किए और उसको पॉपुलर बनाने में भूमिका निभाई। उसके बाद अखबारों में, पत्रिकाओं में, टेलीविजन में फिर मैं गया, टीवी में भी, टीवी न्यूज में जो कुछ हो सकता है एक किसी का सपना वो हासिल किया, पर वहां कहीं ना कहीं अधूरापन लगता रहा। और ऐसा मैं आज कह सकता हूं कि अधूरापन था, उस वक्त तो यही लगता था कुछ पूर्णता नहीं है। उसके क्रम में मुझे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का, जिनको सोम भाई कहते हैं समाज के अध्यक्ष, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और ये समझ में आया कि समाज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं। तो पत्रकारिता के साथ साथ टेलीविजन में मैं जी न्यूज में था, जी न्यूज में पत्रकारिता करते हुए साथ साथ ऐसे लोगों के साथ में जुड़ के कुछ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुछ आम आदमी की परेशानी है समाज में, गरीबी है, क्यों गरीबी है, क्यों कुछ लोग दिल्ली में बैठ के अरबों रुपए कमा लेते हैं उन पैसों में से जो गरीबों के लिए बने हैं, फिर वो 15 पैसे वाला फिलॉसफी सब सुनते ही हैं, सरकार से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है गाँव में। इन सबसे जो पीड़ा होती थी उस पर कुछ कुछ काम करना शुरू किया और उसमें थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल की। पर ये लग ही रहा था कि ये सब कहाँ जाएगा, क्योंकि 10-12 साल मेहनत करके एक कानून बनवाते हैं, एक पॉलिसी बनवाते हैं, या सरकार की थोड़ी बहुत व्यवस्था चेंज होती है और फिर कुल मिला के वहीं आ जाता है, घूम फिर के वो चक्र चलता है। तो मैं सवाल ढूंढ ही रहा था कि इस सवाल का उत्तर कि कैसे हो, कहाँ हो, ये क्यों पूरा नहीं पड़ रहा है। तमाम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरे दिन रात अपनी अपनी नींद उड़ा के, रातों की नींद नहीं आती लोगों को कि इस व्यवस्था को ठीक करना है, उसके बाद भी कहीं अधूरापन रह जाता है, चीजें ठीक होती नहीं दिखती है, गरीबी बढ़ी रही है, जितनी योजनाएं बनाई उसके बाद भी बढ़ रही है, जितनी सरकारें बदली उसके बाद भी बेईमानी बढ़ी रही है, जितने आंदोलन चले उसके बाद भी समाज में स्थिति तो खराब ही हो रही है। तो इन सब सवालों का कहीं ना कहीं झोंका था, तो उनके जवाब ढूंढ रहे थे। उसी क्रम में एक मतलब काफी पारिवारिक, मतलब मेरे परिवार जैसे ही हैं, उनके दबाव के वश एक शिविर करना हुआ। उस शिविर में मुझे ये लगा कि जवाब का भास आभास है। कुछ सवाल थे जिनको मैं अपने अंदर नहीं समझ पा रहा था, मुझे लगता था कुछ है, पर मैं उनको शायद शब्द नहीं दे पाता था कि मैं क्या जानना चाहता हूं, क्या समझना चाहता हूं। तो पहले शिविर में बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जिनसे मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये बात मैं इसलिए अधूरापन महसूस करता था क्योंकि इसकी तो हम बात ही नहीं करते। हम गरीबी मिटाने की बात करते हैं, हम आदमी को न्याय दिलवाने की बात करते हैं, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये सब बना क्यों हुआ है उसकी तरफ हम भी नहीं देखते। बात तो करना दूर है, अपने को समझ ही नहीं है। वहां से कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हुई और उसके बाद मुझे लगा कि इस दिशा में अपनी उपयुक्तता है, इसमें काम करना चाहिए और मैं इसमें काम करूंगा तो शायद उस तरफ जा सकेंगे जिसको मैं एक गांव से निकला तो शहर में, शहर से निकला तो पत्रकारिता में, पढ़ाई से निकला पत्रकारिता में भी एक मीडिया, दूसरा मीडिया, तीसरा मीडिया, उन सब में ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद सामाजिक आंदोलनों में ढूंढ रहा था, देश के तमाम बड़े सामाजिक आंदोलनों के साथ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मैंने, उसमें मैं ढूंढता रहा, नहीं मिला। फिर यहां लगा कि शायद इसमें मुझे कुछ मिल सकता है, मतलब शायद वो चीज जिसका समाधान मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं वहां से मिल सकती है। तो पिछले 3 साल में मेरा ऐसा विश्वास बना है कि मूल रूप से जो आप लोगों ने ये कल से चर्चा हो रही है, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, कि गड़बड़ तो यहाँ है, हम ठीक कहीं और करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने भी पीछे एग्जाम्पल दिया था कि घर में आग लगी हो तो घर की आग तो बुझानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि घर में आग बुझाने की जरूरत नहीं है, नहीं साहब
आग लगनी नहीं चाहिए सिद्धांत पे काम करेंगे, लेकिन आग कहीं से लग रही है और घर में कुछ ऐसे सामान रखे हुए हैं, विस्फोटक रखे हुए हैं जो लगातार भड़कते जा रहे हैं, तो उन विस्फोटकों पर भी काम करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे घर में आग लगी हुई है और हम लेके बाल्टी पानी डाल रहे हैं अपने मग से, नहीं साहब बुझा देंगे, वो हमारे सारे प्रयास तो ऐसे ही थे। घर में कुछ ऐसे सामान रखे हुए हैं जो विस्फोटक हैं, जिनसे आग निकल रही है, उस आग के सामान पर हम काबू नहीं कर रहे हैं, उस आग के सामान को दूर नहीं हटा रहे, उस आग के सामान को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और हम ऊपर से पानी डाले जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि जब आप लगी हो तो आप बोलो नहीं साहब अब तो सामान हटा दे रहे हैं, घर का सामान जलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बुझाने की भी जरूरत है, लेकिन साथ साथ उस सोर्स की तरफ भी काम करने की जरूरत है। और हमें ऐसा लगा कि सोर्स की तरफ बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, और जीवन विद्या को समझे बिना, जीवन विद्या तो एक शब्द है, ये पूरी बात जो आपके सामने, आप इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, आपका मन है, इस पूरी बात को समझे बिना मुझे लगता है सोर्स पे काम नहीं किया जा सकता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ सोर्स है वो सप्लाई गड़बड़ कर रहा है, उसकी तरफ जब तक हम, अब आप अपने घर में बैठ के या क्लास टीचर्स अपने बच्चों को कहते रहे, आप वो सिर्फ पता नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, XYZ वाले भी सब डंडा लेके घूमते रहे, समाज की ठेकेदारी करते हुए, कौन मानेगा? क्योंकि कहीं से कुछ हमें बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, हमारे जीने का एजेंडा सेट किया जा रहा है, हम कैसे जिएंगे, कौन सा तेल लगाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी शर्ट पहनेंगे, ये एजेंडा वाकई हमको सेट करके मिलता है। और हम ये सोचते हैं कि इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया शर्ट आ गई, बहुत बढ़िया मोबाइल आ गया, ये आप कभी करके देखिए, सोच के देखिए, गरीबी है हमारी, कितनी गरीबी है कि हम दूसरों के बनाए एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं। तमाम एजुकेशन के बाद, मुझे नहीं पता कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कॉलेजेस में आप हैं, पर रायपुर के सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने के बाद भी आप सोच के देखिए कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हैं वो आप अपने हिसाब से तय कर रहे हैं कि मार्केट में बैठा हुआ कोई आदमी प्रॉफिट के हिसाब से तय कर रहा है। गरीब कौन निकला? मानसिक गरीब कौन निकला? हम लोग निकले कि हम अपना प्रोडक्ट तक तय नहीं करते हैं, हमें क्या जरूरत है हम वो तय नहीं करते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉफिट मेकर बैठा हुआ है वो तय करता है कि हम क्या खरीदेंगे। वो 30 सेकंड का विज्ञापन किसी हीरो हीरोइन को खरीद के दिखा देता है, उसके बाद हम आराम से बैठ के कहते हैं नहीं अब तो वही लेना है जो अमिताभ बच्चन लेता है। तो गरीबी का मामला बहुत है, मानसिक गरीबी का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कल से जो डिस्कशन हुआ कि ये शिविर, इस शिविर की मुझे बहुत उम्मीद थी, मैं सोम भाई से बार बार कहता था कि इस तरह का एक शिविर किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जब हम 40 साल के 50 साल के लोगों से बात करते हैं, 30-35 साल की उम्र के लोगों से बात करते हैं, तो वो सीखने के अपने एंटीना को बंद कर चुके हैं। हाँ, अब उनको ये लगता है कि सीखने वाला काम तो खत्म हो गया है, 20 साल के एज से तो निकल गए, 20-22 साल दे दिए, बहुत किया, अब नहीं सीखना, अब सीखते रहेंगे क्या? आपको सिखाना है, बताना है हमने क्या सीखा है। तो और उनके सामने जीवन विद्या की बात रखना, उनके सामने इस तरह की चर्चा करना, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेट्स हैं, उनको सब बात करते हैं तो वहां ब्लॉकेट्स सामने नजर आते हैं। हमसे कोई बात करता है तो हमें भी लगता है राइट टू इन्फॉर्मेशन पे इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, हमको अब समझाना है क्या करना है। अब ठीक है, वो लोग कुछ समाज सेवा कर रहे होंगे, हम भी समाज की सेवा करते हैं, तो हर आदमी को लगता ही है। तो ये बच्चों का एक शिविर, इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ में इतने बढ़िया इंटरेक्शन आप लोग कर रहे हैं, इस तरह का इसको और लाइवली बनाइए। और मैं आप सब लोगों को ये भी सूचना दे दूं कि आप इस शिविर में जितने सवाल पूछेंगे, आप अपनी जिज्ञासा को इस शिविर को बढ़िया बनाने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, इस शिविर की रिकॉर्डिंग जितने लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी आप कल्याण कर रहे होंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप संकोचवश वो सवाल ना पूछें, छोड़ो यार क्या पूछना है, अपने बच्चे पड़ोस वाले बैठे हैं हंसी उड़ाएंगे, आगे वाले पीछे वालों का हंसी उड़ाएंगे, लेकिन आप सोच के देखिए कि ये सवाल जब कोई सीडी को देख रहा होगा, इसकी रिकॉर्डिंग देख रहा होगा, उसके मन में उठेगा और उसको उसका जवाब नहीं मिला तो ये रिकॉर्डिंग अधूरी रह जाएगी। तो मेरा सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उनको पूछिए। इसको हम गूगल पे भी डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, सीडीज बनाएंगे इसकी। आप पूछिए, अपने लिए पूछिए, अपनी मदद के लिए पूछिए, इस रूम में बैठे हुए बाकी लोगों की मदद के लिए पूछिए, और उन लोगों के लिए भी पूछिए जो इस शिविर के बाद इसकी रिकॉर्डिंग को देखने जा रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता था, मुझे याद आया, एक गांव में हम और सोमबाई थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में शिविर चल रहा था, और वहां एक छोटी सी बच्ची, मुझे लग रहा है 4th क्लास में थी शायद, आखिरी दिन जब मूल्यांकन होगा आप लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, उसने अपनी बात रखी मूल्यांकन में, और वो मुझे अभी भी मैं सोचता हूं तो मुझे रोमांचित करती है वो बात कि कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ भी किस तरह के सही पे। अब कल आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा हवा से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं इसलिए इस एग्जाम्पल को रख रहा हूं कि छोटी सी बच्ची इन्हीं बातों को सुन के उसने मूल्यांकन किया आखिरी दिन, और उसने बोला कि मैं एक गांव में रहती हूं और
पास के कस्बे में पढ़ती हूं और जिस कस्बे में पढ़ती हूं वहां शहर के भी बच्चे आते ही हैं और शहर के बच्चे अपने टिफिन में बहुत सारे फैंसी आइटम लाते हैं, कभी नूडल्स लाते हैं, कभी पिज्जा ले आते हैं, कभी कुछ ऐसी चीजें। मेरी माँ मुझे साधारण खाना, पराठा, रोटी, ऐसी कुछ चीजें, आलू पराठा, ये सब देती है मैक्सिमम। तो मुझे ऐसा लगता था उस खाने को देख के कि मुझे मेरी माँ प्यार नहीं करती। इन बच्चों की माँ इनको बहुत प्यार करती है, इतनी वैरायटी ऑफ डिशेस तैयार करके देती है, इतने डिलीशियस फूड तैयार करके देती है। इनकी माँ वाकई इनको बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे नहीं करती, वो रोज पराठा रोटी दे देती है। लेकिन इस शिविर को तमाम समझने के बाद, इस शिविर में कही गई बातों को समझने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, उस छोटी सी बच्ची की बात है, उस 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की बात है। उसने कहा इस शिविर की बातों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी और अपनी मां के संबंधों का रिमोट कंट्रोल अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की मां के हाथ में दे रखा है। बहुत गंभीर बात है। मैंने अपने और अपनी मां के संबंधों का रिमोट कंट्रोल अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की मां के हाथ में दे रखा है। जिस दिन वो मां अपने बच्चे के टिफिन में नूडल्स रखती है या कुछ और रखती है, उस दिन मुझे लगता है मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती, और जिस दिन वो मां रोटी रख देती है उस दिन मुझे उस पर चिंता नहीं होती है। तो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, रिमोट कंट्रोल किसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की मां के हाथ में है। तो हम सबके रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। 7 दिन में हमको ये पता भी चल जाए कि हमारे रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो बहुत कल्याण होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।